वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो CSR नेट में इसका जो वेटेज होता है वो लगभग 35 मार्क्स से लेकर 50 मार्क्स तक का होता है। यस, 35 से लेकर 50 मार्क्स, काफ़ी बड़ा वेटेज है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है ये चैप्टर। सही है। और अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस होता है चैप्टर, ये आपका BSc फाइनल ईयर में होता है। उसके बाद आप इसे MSc में भी पढ़ते हो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी आखिर होती क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक टू आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम किसी भी अननोन मॉलिक्यूल के बारे में पता कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है, मॉलिक्यूल कौन कौन से एटम से मिलकर बना हुआ है और उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने से पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी कितने टाइप की होती है वो देख लेते हैं। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है आप तीनों टाइप की केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है। तीनों ही पार्ट्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ डील किया जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक के अंदर आप UV स्पेक्ट्रा पढ़ते हो। ठीक है। UV स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा और एक मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है। ये जनरली तो तीन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, और जो मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक होती है स्पेशली मॉलिक्यूल का मास डिटरमाइन करने के लिए पढ़ी जाती है। ठीक है। तो इन टेक्निक्स में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद आती है आपकी फिजिकल स्पेक्ट्रा। फिजिकल स्पेक्ट्रा के अंदर आप रोटेशनल वाइब्रेशनल और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ डील करते हो। ठीक है। और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा में आप ESR, मोसबेयर, NQR, IR, रमन, NMR इनके साथ डील करते हो। यहाँ इनऑर्गेनिक के NMR और ऑर्गेनिक के NMR में कोई खास डिफरेंस नहीं है, टेक्निक एक ही टाइप की है, बस कंपाउंड्स जो है वो अलग अलग हो के साथ। जैसे ऑर्गेनिक वाली NMR में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं, इनऑर्गेनिक वाली के साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं। ठीक है। टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों की NMR सेम टेक्निक से ही यूज़ करी जाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमें पढ़नी है। ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरीके से पढ़ी जाती है और कौन कौन सी टेक्निक्स में हमें किस किस तरीके से यूज़ आती है। ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो क्वांटम की एप्लीकेशन है। क्वांटम की एप्लीकेशन यानी जो क्वांटम चैप्टर आप पढ़ते हो, क्वांटम मैकेनिक्स, उसी की एक एप्लीकेशन है। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री की एप्लीकेशन किस तरीके से क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक टेक्निक है आइडेंटिफाई करने की मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल के इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ये बात तो होगी। अब चलो ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो काम किस तरीके से करती है, हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो पता किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक शॉर्ट में ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं, डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में ओवरव्यू ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम मैटर पे, कोई भी जो मैटर है, मैटर यानी कि मॉलिक्यूल,
ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर एमिट करते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर हम एमिट करते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल है वो कुछ रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ रेडिएशंस को तो ये एब्जॉर्ब करता है और बाकी को एमिट कर देता है। ठीक है, एमिटेड रेडिएशन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कुछ को तो ये एब्जॉर्ब करता है और कुछ को एमिट कर देता है। तो जो एमिटेड रेडिएशंस होती है, ठीक है, इनको स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसको स्टडी करने से हमें पता चलता है कि कौन सा मैटर है, क्योंकि हर जो मैटर होता है उस डिफरेंट मैटर जो है डिफरेंट मैटर डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये वेवलेंथ क्या होती है, एक पैरामीटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेज़र करने का। इसको भी हम अभी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे वेवलेंथ कोई बड़ा वर्ड नहीं है, आप ऑलरेडी जानते ही हो। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी को डील किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि मैटर जो है वो एब्जॉर्ब क्यों करता है किसी भी रेडिएशन को। तो इसका जवाब जो देती है वो क्वांटम मैकेनिक्स देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी जो है एक एप्लीकेशन है क्वांटम की। क्वांटम केमिस्ट्री कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, उनमें जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होते हैं। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मतलब डिफरेंट लेवल्स में डिजनरेटेड होती है। ठीक है, और क्लासिकल केमिस्ट्री क्या कहती है कि जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूस होती है। ठीक है, एक ही लेवल पर प्रेजेंट होती है। ये एक ही लाइन है, एक ही लेवल पर प्रेजेंट होती है। और क्वांटम केमिस्ट्री ये कहती है कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीटेड होती है, यानी कि क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो अब क्वांटाइज्ड होती है, ये बात हो गई। तो जब एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट पे जाता है, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या होती है, E=hν। ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और अगर वो हायर से लोअर में जाता है तो वो एनर्जी को एमिट करता है, एमिट करता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये तो कहानी हो गई कि मैटर जो है वो क्यों करता है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब। रेडिएशन भी एक टाइप की एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को लोअर स्टेट से अपने हायर स्टेट में जाने के लिए उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये तो होगी स्मॉल छोटी सी बातें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, फिर उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा डिटेल में जानेंगे, जो ये फिनोमिना है पूरा मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने का। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये सारी बातों को अब हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल सा ओवरव्यू था स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाइट से। ठीक है, लाइट हम जानते हैं एक टाइप की एनर्जी ही होती है। ठीक है, लाइट को हम दो तरीके से मानकर चलते हैं, दो तरीके के इसके नेचर होते हैं। कैसे, एक तो होता है इसका पार्टिकल नेचर, ठीक है, जो प्लैंक्स क्वांटम ने कहा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और दूसरी होती है इसका वेव नेचर। ठीक है, दो टाइप के नेचर्स को हम कंसीडर करके चलते हैं लाइट के।
क्योंकि जो जो डिफरेंट टाइप के फैक्ट्स होते हैं या जो फिनोमेना होते हैं वो डिफरेंट इन थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है लाइट का, वो लाइट का पार्टिकल नेचर कंसिडर करके ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसको वेव थ्योरी या वेव नेचर के साथ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सिमिलरली उसी तरीके से जो इंटरफेरेंस नेचर होता है लाइट का, या रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, या फिर डिस्पर्सन होता है, तो इन नेचर्स को वेव थ्योरी के साथ ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। इन थ्योरीज़ को पार्टिकल नेचर कंसिडर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह इसी वजह से लाइट के ड्यूअल नेचर को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। अब लाइट जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है, यानी कि एक टाइप की एनर्जी ही होती है। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होती है, यानी कि एक फॉर्म की एनर्जी ही होती है। एक टाइप की एनर्जी ही होती है। अब इसका नेचर क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो ड्यूअल प्रॉपर्टी, मतलब दो टाइप की फील्ड्स को लेकर चलती है। दो फील्ड कौन कौन सी? एक तो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये बात भी आप जानते हो, छोटी क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। हम जो बातें हम जानते हैं उसी को लेकर हम आगे उन बातों पर पहुंचेंगे जिन्हें हम नहीं जानते, ठीक है। एकदम से ऐसी बातें बताने लग जाएं जो आप जानते ही नहीं हो तो एक कंटिन्यूटी नहीं बैठेगी माइंड में, आपका कॉन्सेप्ट सेट नहीं होगा। तो हम उन्हीं बातों को स्टार्ट लेकर आगे तक पहुंचेंगे जिससे आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट हो, एक इमेज क्रिएट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो दो टाइप की फील्ड्स को लेकर चल रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो फील्ड जनरेट होती है ये न्यूक्लियर स्पिन की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज की वजह से जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के एटम के अंदर हम जानते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। और जो मैग्नेटिक स्पिन है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक की वजह से, न्यूक्लियर की वजह से जनरेट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस भी अपनी स्पिन पे रोटेट करता रहता है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो दोनों फील्ड्स होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री होती है। जैसे ये अगर एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो जो एक्स एक्सिस पर एक वेव जनरेट हो रही है ये, ठीक है, और वाई एक्सिस पे भी वेव जनरेट हो रही है जस्ट उसके ठीक है। तो ये जो दोनों वेव्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये जो ब्लैक वाली है उसको अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मान लोगे तो जो दूसरी वेव है इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वेव कंसीडर करके चलना होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के एकदम परपेंडिकुलर है। अगर ये इस प्लेन में है तो ये इस प्लेन में होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात है वो क्या है कि इस वेव को कैलकुलेट करने का एक पैरामीटर होता है जो कि हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी
मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताने का, ठीक है। नहीं तो तुम लोग ये सोचोगे सर को आता ही नहीं है इसलिए बता नहीं रहे। तो एक बार उनको भी डील कर लेते हैं जिन पैरामीटर से हम वेव्स को कैलकुलेट करते हैं। तो वेव्स को हम जनरली कैलकुलेट करते हैं वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, वेव नंबर से, इन सारे पैरामीटर से हम वेव को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले वेवलेंथ होती क्या है। सपोज़ ये एक वेव है, सपोज़ क्या है ही सही। तो जो ये अपर पार्ट होता है वेव का ये कहलाता है क्रेस्ट, ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रेस्ट। और जो ये लोअर पार्ट होता है ये कहलाता है ट्रफ। ये थोड़ा सा एक ट्रफ और बना लेते हैं, बराबर करते हैं, 2 क्रेस्ट है तो 2 ट्रफ, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो वेवलेंथ होती क्या है। वेवलेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट और 2 एडजेसेंट ट्रफ। 2 पास के क्रेस्ट या 2 पास के ट्रफ को ही वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, वेव लेंथ। इसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा, ठीक है। तो ये क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रेस्ट या 2 एडजेसेंट ट्रफ। लिखना चाहो तो लिख लो, यूट्यूब पे आप खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, बार बार बैक आगे पीछे कर करके सुनकर, ठीक है, सारी बातें मैं बोर्ड पे नहीं लिखूँगा। तो इसको जो मेज़र करने की क्वांटिटी होती है, यूनिट होती है, हम इसे एंगस्ट्रॉम में, सेंटीमीटर में या मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो और नैनोमीटर में भी करते हैं, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम के अंदर ही 10⁸ सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और एक नैनोमीटर के अंदर ही 10⁹ मीटर होते हैं, और एक नैनोमीटर के अंदर ही 10⁻⁷ मीटर होते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखना। और जनरली वेवलेंथ को हम नैनोमीटर के साथ डील करेंगे, ये बात भी याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गई वेवलेंथ की बात। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या होती है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है अपनी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ये होती है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है, तो वो क्या कहलाती है, उस वेव की फ्रीक्वेंसी। इसको हम व्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इसकी यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है या फिर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। जो दूसरा पैरामीटर है वो है वेव नंबर, ठीक है। इसको म्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर क्या होता है कि द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की स्पेस में कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही है वो क्या कहलाती है, वेव नंबर। इसको हम म्यू बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो म्यू बार हो गई। और अगर वेव नंबर जो होती है वो 1/λ होती है, यानी कि 1/ वेवलेंथ के बराबर होती है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या फिर एंगस्ट्रॉम इनवर्स। जो सारे जो पैरामीटर थे वेवलेंथ के, उसके इनवर्स सारे पैरामीटर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी,
वेव नंबर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। हमने 3 पैरामीटर्स देख लिए, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, जो नेक्स्ट यूनिट है वो है एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक टाइप की एनर्जी है। ठीक है, तो अब एनर्जी जो है वो तो हम अच्छे से जानते ही हैं कि एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी जो होती है वो होती है एच म्यू। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि जो म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के। ठीक है, तो म्यू जो होता है उसका जो कांस्टेंट होता है वो होता है सी, और सी क्या होता है यहाँ पर, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और h यहाँ पर क्या है, h यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है, देख रहे हैं, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.626 आगे कुछ ऐसी वैल्यू होती है, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये होती है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, और ये एनर्जी कैलकुलेट करने के पैरामीटर। एनर्जी हम जनरली जूल्स में मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है, या फिर किलो कैलोरी पर मोल होती है। ये 2 यूनिट्स जो है जनरली यूज़ की जाती है। और 1 किलो कैलोरी में हमें 4.184 किलो जूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट को याद रखना, कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने की यूनिट है। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी में कितने किलो जूल्स होती हैं, 4.184। ठीक है, हो गया। तो ये तो थे वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के पैरामीटर्स। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे काम की वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आखिर होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कोई नई चीज़ नहीं है, आप बचपन से ही देखते आए हो। रेनबो देखा है अभी, इंद्रधनुष। ठीक है, वैसा ही होता है स्पेक्ट्रम। आप जब भी वाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करोगे तो वो जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर। ठीक है, VIBGYOR, यानी कि ये अल्फ़ाबेट्स नहीं, ये कलर्स हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इस ऑर्डर में ये जो वाइट लाइट थी वो प्रिज्म से पास होने के बाद स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो अब ये जो स्प्लिट होती है वाइट लाइट, इसी को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो फिर स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। तो जो इन 7 कलर्स में स्प्लिट होती है, ये जो 7 कलर्स हमें दिखते हैं, तो ये जो विबग्योर की जो
ठीक है, ये जो वेबक्योर दिख रहे हैं हमें 7 कलर स्प्लिट होते हुए दिखते हैं, तो ये जो स्प्लिट होती है ये सिर्फ विजिबल लाइट ही होती है। विजिबल लाइट यानी कि जिन रेडिएशंस में हम अपनी नेक्ड आई से किसी चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ विजिबल लाइट रेडिएशन में ही देख सकते हैं। हमारी आइस जो है उसी रेडिएशंस के लिए बनी हुई है, उसी में ही काम करती है। ठीक है, अगर जो डिफरेंट रेडिएशंस होती है और भी रेडिएशंस एक्सिस्ट करती है, जैसे आपने सुना होगा एक्सरे हो गई, ठीक है, एक्सरे हो गई, यूवी रेज हो गई, आईआर रेज हो गई, आईआर रेडिएशंस हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स, आईआर वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई। तो जो हमारी आँखें हैं, आइस, वो इन मीडियम में काम नहीं करती, इन रेडिएशंस में काम नहीं करती, हम इन रेडिएशंस को देख नहीं सकते। ठीक है, अब डील करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से। तो जो ये विजिबल रीजन होता है, ठीक है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो अभी हमने देखी थी, तो अब ये वेबक्योर को मैं विजिबल रीजन लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो विजिबल रीजन है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी ये वेवलेंथ होती है। अब यानी कि जो डिफरेंट रेडिएशंस होती है, जैसा कि अभी हमने देखा एक्स रेज हो गई, ठीक है, एक्स रेज हो गई और यूवी रेज हो गई, आईआर रेडियो वेव्स हो गई, तो इनकी भी डिफरेंट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो एक बार उसको अरेंज कर देते हैं। तो इसके यहाँ पर होगी यूवी रेज, यहाँ पर होगी आईआर रेज, आईआर यानी कि इंफ्रारेड और यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट होगी वो होगी रेडियो वेव्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एफएम, टीवी वगैरह ये वाली वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, एफएम, टीवी वगैरह वेव्स आ जाती है। इसके यहाँ पर एक रहती है एक्स रेज। ठीक है, एक्स रेज हो गई। उसके बाद यहाँ पर हो गई गामा रेज। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस होती है, जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती है और डिफरेंट एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है, एनर्जी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्बडा के, यानी कि जिसकी वेवलेंथ बढ़ती जा रही है उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। तो यानी कि हमें अच्छे से पता है कि 400 से 800 नैनोमीटर जो होती है वेवलेंथ होती है विजिबल रीजन की। ठीक है, और ये जो होती है इस पैटर्न में होती है, वेबक्योर पैटर्न में। यानी कि हमें पता है कि जो रेड की वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट नहीं होती मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वायलेट के। तो यानी कि हम लेफ़्ट से राइट जब मूव कर रहे हैं तो इसकी जो वेवलेंथ है वो तो बढ़ती जा रही है, और अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो अब जब भी हम किसी वेवलेंथ आगे जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो हम डील कर रहे होंगे कि इस वेवलेंथ पे मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, या इस वेवलेंथ पे ग्राफ जो है हाईएस्ट पीक आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर ज़्यादा वेवलेंथ है तो अपने आप माइंड में चल जाना चाहिए, अपने आप माइंड में आपके क्लिक कर जाना चाहिए कि अगर ये हाई वेवलेंथ पे काम कर रहा है तो इसका मतलब इसकी लोवेस्ट एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसको लोवेस्ट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद जो यूवी
होती है ये 200 नैनोमीटर से स्टार्ट होती है, 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर, ठीक है। और 400 नैनोमीटर से क्या स्टार्ट हो जाती है, विजिबल रीजन स्टार्ट हो जाती है और वो 800 नैनोमीटर तक रहती है, ठीक है। उसके बाद जो होती है वो होती है एक IR रीजन। IR रीजन जो होती है वो 800 नैनोमीटर से लेकर 15,000 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। 15,000 नैनोमीटर से लेके, और IR को फिर थोड़ा डिटेल में हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डील करेंगे। भाई IR जो होती है वो 2 रीजन में स्प्लिट करते हैं, इसको हम फार इंफ्रारेड रीजन और नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स आगे उसको भी हम उसमें डील कर लेंगे। तो ये जो कंप्लीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन का एक अरेंजमेंट है, इसी को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना एक बार, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये जो रेडिएशंस हैं ये सारे के सारी जो है इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट के स्पीड के बराबर ही होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करती है। लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट कैसे, जैसे ये जो एक्सरेज होती है, एक सेकेंड, ये जो एक्सरेज होती है ये ग्लास से पास कर जाती है, उसके बाद ये मसल टिश्यू से भी पास कर जाती है। हम एक्सरे करवाने जाते हैं ना अपनी, मसल टिश्यू से भी पास हो जाती है। जब भी आप एक्सरे करवाते हो तो आपको आपकी मसल्स नहीं दिख रही होती, सिर्फ आपकी बोन्स दिख रही होती है, तो एक्सरे जो है वो पास कर जाती है। यूवी और विजिबल रीजन्स में हम विजिबल रीजन्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेडियो वेव्स होती है वो एयर से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है डिफरेंट रेडिएशंस की, ठीक है। ये हो गई बात। अब जो हमारी नेक्स्ट बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर ली हमने, ठीक है। इनकी वेवलेंथ कैसे होती है, अगर वेवलेंथ किस ऑर्डर में बढ़ रही है, किस ऑर्डर में एनर्जी इनकी कम हो रही है, ये सारी बातें हमने कर ली। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि आखिर इन रेडिएशंस का काम होता क्या है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जब हम इन डिफरेंट रेडिएशंस को या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी भी कंपाउंड से पास करवाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करवाते हैं, तो कुछ रेडिएशंस को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ रेडिएशंस को एमिट कर लेता है, ठीक है। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो हम इन्हीं रेडिएशंस को एमिट करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है डिफरेंट तो ये डिफरेंट रेडिएशंस को हम डिफरेंट स्टडी करेंगे। जैसे यूवी विजिबल को एक साथ स्टडी करेंगे, फिर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR रेडिएशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे यूवी विजिबल रीजन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में उन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो कंपाउंड्स इन वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, ठीक है। और IR में हम उन कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे जो इस वेवलेंथ के ऊपर या इस वेवलेंथ के बीच में अपनी वेव्स या फिर एब्जॉर्प्शन शो करते हैं वेवलेंथ को, ठीक है। रेडियो वेव्स में उन्हीं कंपाउंड्स को डील करेंगे जो उस वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन शो कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम डील करते हैं, तो ये आप समझ ही गए होंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट रेडिएशंस का क्या काम होता है और किस तरीके से काम करती है।
अब हल्का सा इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ आपको कि यूवी रेज जो यूवी और विजिबल जो रेडिएशंस होती है, इनमें हम किन मॉलिक्यूल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस रेडिएशन की वजह से क्या क्या चेंज आता है मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे हम जब भी, या फिर यूँ कह लो कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ हम डील करते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी और विजिबल रीजन वाली रेडिएशन को जब हम मॉलिक्यूल पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तब मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंज आता है। तो ये जो रेडिएशन, सबसे पहले तो जो ये वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हम इन रेडिएशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, तब मॉलिक्यूल के अंदर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी सर। हम पूरे ही स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और काफ़ी लंबे लंबे लेक्चर होने वाले हैं वो भी, ठीक है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या चेंजेस आते हैं इन रेडिएशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद, या इन रेडिएशन को एमिट करने के बाद। तो यूवी और विजिबल रीजन में तो हमें मॉलिक्यूल का कंजुगेशन है या फिर एरोमेटिक कंजुगेशन है, इन बातों का पता चलता है, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल है वो कंजुगेशन में है या एरोमेटिक कंजुगेशन में है, इन बातों का पता चलता है। अब वो बातों का पता कैसे चलता है, यानी कि यूवी विजिबल रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील हो रही होती है यूवी विजिबल रीजन में। अब आईआर रीजन में क्या होता है, आईआर रीजन में हमें जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कि डिफरेंट फॉर्म जो एनर्जी होती है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल प्रेजेंट होती है। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है तो उनके अंदर इन मॉलिक्यूल की इन लेवल्स में चेंजेस आ रहा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एमिशन में चेंजेस आता है। तो आईआर में हम रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बारे में जनरली डील करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। रेडियो वेव्स में एनएमआर टेक्निक के साथ डील करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। तो एनएमआर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर रेडियो वेव्स हम मॉलिक्यूल के ऊपर एमिट कर रहे होंगे। जब हम रोटेशनल वाइब्रेशनल इन सबको अगर पढ़ेंगे तब आईआर रेडिएशंस को मॉलिक्यूल के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। जो मॉलिक्यूल्स में चेंजेस आ रहा होगा रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल में, वो इंफ्रारेड रीजन या आईआर रेडिएशंस की वजह से आ रहा होगा। और यूवी विजिबल रीजन में कॉन्जुगेशन या एरोमेटिक कॉन्जुगेशन की वजह से चेंजेस आता है, ठीक है।